CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम। कक्षा 10वीं में बच्चों आज हम पढ़ेंगे भूगोल। तो बच्चों आज का पाठ है 8वां पाठ, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय भाग 3, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। राइट बच्चों, तो मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इस अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। तो बच्चों इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस भारत और ब्राज़ील में इस आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में हमने देखा है। और बच्चों इस भारत और ब्राज़ील के संदर्भ में हमने इस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में हमने देखा था प्रति व्यक्ति आय US डॉलर हमने देखा था। हमने ये भी देखा एग्रीकल्चर अर्थात भारत और ब्राज़ील की खेती के संदर्भ में भी हमने देखने का प्रयास किया तथा हमने मत्स्य उत्पादन, मछली के उत्पादन के संदर्भ में भी देखने का प्रयास किया। तो बच्चों आज पार्ट 3 में हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं, इस इंडस्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था, ब्राज़ील और भारत दोनों ही विकासशील देश हैं। राइट, यानी बच्चों भारत और ब्राज़ील दोनों ही विकास को लेकर के अग्रसर हैं। तो हमने चर्चा किया था बच्चों कि इस भारत और ब्राज़ील दोनों ही देशों में अगर हम देखें कि किस तरह से जब हम विकासशील देश की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, राइट, तो किस तरह से विकास हो रहा है इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने ये सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और संयुक्त क्षेत्र, जॉइंट सेक्टर की बात की थी। भारत में उद्योग के हमने अगर विस्तार से आज देखने वाले हैं। इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में विभिन्न स्थानों पर उद्योग स्थापित हुए हैं। इस बच्चों जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन, आर्थिक संसाधन, मांग इत्यादि कारकों के कारण उद्योगों में असमान वितरण दिखाई देता है। तो बच्चों इसकी चर्चा दाहिने स्क्रीन पर जो कुछ अगर लोगो आप देख पा रहे हैं, चाहे ONGC की बात करें, RA की बात करें या आई यानी इंडियन इस्पात निगम लिमिटेड की बात करें, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात करें, CLW की बात करें, इसके संदर्भ में पिछली बार हमने एक चर्चा की हुई थी। ये बच्चों आपको याद होगा पार्ट 2 में हमने विस्तार से इसे देखा हुआ था। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम जब इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं, भारतीय उद्योग की बात करते हैं, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। यस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, कर्नाटक और तमिल राज्यों में धात्विक खनिजों की अगर बात करें, इस बच्चों यानी मेटल की अगर बात करें, तो धात्विक खनिजों में आप देख सकते हैं झारखंड, उड़ीसा, हम आपको पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास करें। राइट, तो ये क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राइट, इन क्षेत्रों की बात करें, तो ये ऐसा विस्तृत क्षेत्र तथा राजस्थान की बात करें, राइट, राजस्थान के कुछ भाग, कर्नाटक की अगर बात करें, राइट, तो कर्नाटक और तथा तमिलनाडु की बात करें, तो इन राज्यों में धात्विक खनिजों के भंडार बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तरी भाग में बच्चों भारतीय प्रायद्वीप, जब इंडियन पेनिनसुलर की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, विस्तृत रूप से जो इंडियन पेनिनसुलर की हम बात करते हैं तो इसके नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तरी भाग में ये जो बेल्ट है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस धातु निर्माण उद्योग की अगर बात करें, बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस उद्योग स्थित है। परीक्षा में पूछा जाता है, तो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तरी भाग में धातु निर्माण उद्योग स्थित हैं। ये बच्चों आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना चाहिए। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। ये सब बात करें इंडस्ट्रीज इन इंडिया की,
तो अधिकांश लौह इस्पात यानी आयरन ओर की बात करें, ये लौह इस्पात के उद्योग इस भाग में केंद्रित है, जिस भाग की हम चर्चा कर रहे थे। राइट, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें यानी इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप के इस नॉर्थ ईस्ट की जो बात कर रहे थे, इस विस्तृत क्षेत्र में ये जो विस्तृत क्षेत्र है इसकी हम बात कर रहे हैं। अधिकांश लौह इस्पात के उद्योग इस भाग में केंद्रित हैं। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर उपलब्ध कोयले और लौह अयस्क के भंडार हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर जो है इस कोयले और लौह अयस्क, आयरन ओर का उत्पादन इस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। और यही कारण है कि हम जब बात करें, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि लौह इस्पात के जो उद्योग हैं, जो कि जहाँ पर कच्चे माल की अधिकता, अर्थात जहाँ पर जो कच्चे माल का उत्पादन होता है वहीं पर सेंट्रलाइज होते हैं। राइट, और यही कारण है कि लौह इस्पात के जो उद्योग हैं इस भाग में इसीलिए सेंट्रलाइज है। राइट, ये ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। साथ ही दामोदर महानदी की घाटी में जल विद्युत, हीराकुंड परियोजना जैसी अनेक औष्मिक शक्ति संयंत्रों से मिलने वाली अखंडित एवं सस्ती बिजली के कारण यह प्रदेश धात्विक उद्योग के लिए अनुकूल है। तो ये बच्चों, ये तो आपने देखा कि बाकी चीजें यहाँ पर सप्लाई हो पाती हैं। इसके अलावा दामोदर और महानदी की घाटी में जो जल विद्युत और हीराकुंड परियोजना से इसे अगर हम औष्मिक शक्ति संयंत्रों की बात करें यानी थर्मल पावर की बात करें, तो इसके कारण जिसे अखंडित और सस्ती बिजली के कारण भी जो है ये धात्विक उद्योग के लिए यहाँ पर अनुकूल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों, भारत में उद्योग की बात कर रहे हैं। राजस्थान में तांबा, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तांबा, सीसा, जस्ता। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में जहाँ पर लौह इस्पात, मैग्नीज एवं एल्युमिनियम, तथा तमिलनाडु की बात करें, बच्चों यहाँ पर एल्युमिनियम उद्योग विकसित हुए हैं। कृषि पर आधारित उद्योगों में कपास, पटसन एवं चीनी उद्योगों का केंद्रीकरण कच्चे माल के प्रदेश में हुआ है। राइट, ध्यान रखिए। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग। इस बच्चों, तो आपको याद होगा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जो चीनी, अगर गन्ने के उत्पादन की बात करें तो गन्ने का उत्पादन बड़ी मात्रा में यहाँ पर किया जाता है। और यही कारण तो बच्चों यहाँ पर आपने सुना भी कि कृषि पर आधारित उद्योगों में जैसे कपास की बात करें, पटसन की बात करें या चीनी उद्योगों का जो केंद्रीकरण है, जो सेंट्रलाइजेशन है, जहाँ पर कच्चे माल का उत्पादन होता है वहीं पर। अब जो गन्ना का क्षेत्र है, उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के क्षेत्र की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में गन्ने की मिलें अधिक है। तो पूछा जा सकता है क्यों, क्या कारण है? तो बच्चों ध्यान रखिए कि गन्ना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बच्चों बड़ी मात्रा में होता है। और जो चीनी की मिलें हैं वो कहाँ पर केंद्रीकृत होती हैं? वो होती हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों चूंकि गन्ना कटाई के बाद वो रस उसका सूखने लगता है। अगर बहुत दिनों के बाद, यानी अगर ट्रांसपोर्टेशन में समय अधिक लगा, बहुत दिनों तक गन्ना काटने के बाद अगर यूं ही रहा तो फिर उसका रस सूखने लगेगा और उससे काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए जो चीनी मिलें हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है, अधिक होता है, उन्हीं क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित की जाती हैं। राइट, परीक्षा में पूछा जा सकता है कारण, तो बच्चों आप आसानी से लिख सकते हैं। राइट, इसे ध्यान रखिए। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। विविध राज्यों के वन प्रदेशों के पास कागज, प्लाईवुड, माचिस, राल, लाख, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण ये किया जाता है। कोंकण एवं केरल के तटीय प्रदेशों में काथी, अगर हम बात कर रहे हैं कोंकण का जो क्षेत्र है, कोंकण की अगर बात करें या केरल की बात करें, तटीय प्रदेशों में जहाँ पर काथी या फूड प्रोसेसिंग की बात करें, यानी जिसे फल संस्करण कहते हैं, तो मांस प्रसंस्करण, इत्यादि उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है। वनोत्पादन पर आधारित उद्योग केंद्रित हो गए हैं। वनों पर आधारित हम इंडस्ट्रीज इन इंडिया की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कोयाली, डिगबोई, नूनमती। तो बच्चों कोयाली की बात करें तो कोयाली यहाँ पर गुजरात में है। राइट, ध्यान रखिए। कोयाली की बात करें, डिगबोई की बात करें तो डिगबोई आसाम में है, तथा नूनमती की बात करें
तो नूनमती भी आसाम में है, राइट, ध्यान रखिए। और बोनगाई गांव बच्चों ये भी आसाम में है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये तेल शुद्धिकरण के कारखाने, राइट, ध्यान रखिए, खनिज तेल का उत्पादन करने वाले प्रदेशों में है। ये हम बात करें कोयाली, डिगबोई, नूनमती, बोनगाई गांव, ये सब तेल शुद्धिकरण के कारखाने, खनिज तेल का उत्पादन करने वाले प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में मथुरा एवं बरौनी के तेल शुद्धिकरण केंद्र तट से दूर आंतरिक भाग में है और तेल उत्पादन क्षेत्रों से दूर है, मथुरा और बरौनी, राइट। तो इस तरह से बच्चों पाइपलाइन की मदद से ये कार्य किया जाता है, ये सहयोग लिया जाता है। भारत में उद्योग की बात करें, इंडस्ट्रीज इन इंडिया की बात करें, अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट उद्योग की बात करें, तो सीमेंट उद्योग का वितरण भी सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर है। दाहिने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट उत्पादन होता है, देख रहे हैं स्क्रीन पर। यस बच्चों, अगर हम भारत में उद्योग की बात कर रहे हैं, राइट, तो बात करेंगे गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। जिन उद्योगों की कच्चे माल पर निर्भरता कम है वे देश में अनेक भागों में फैले हुए हैं, जैसे यांत्रिक एवं विद्युत वाहन, उर्वरक और अनेक ग्राहकोपयोगी उत्पाद। तो बच्चों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जिन उद्योगों की कच्चे माल पर निर्भरता कम होती है वे देश में अनेक भागों में फैले हुए हैं, जैसे यांत्रिक एवं विद्युत वाहनों की बात करें या उर्वरक या अन्य इस तरह से ग्राहकों के जो उपयोगी उत्पाद हैं उनसे संबंधित, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः बड़े शहरों में इन उद्योगों का केंद्रीकरण दिखाई देता है। तो ये बड़े शहरों में जो बड़े शहर हैं, इन बड़े शहरों में इस तरह के जो उद्योग हैं वे केंद्रीकरण हुए हैं। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। इस बच्चों थोड़ा सा याद कीजिए, ध्यान देने का प्रयास कीजिए, ये जरा तालिका को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए व्यापार संतुलन, यस, अगर व्यापार संतुलन की बात करें तो व्यापार संतुलन क्या होता है। तो बच्चों व्यापार संतुलन क्या होता है, राइट। तो व्यापार संतुलन की बात करें तो व्यापार संतुलन आयात मूल्य व निर्यात की मूल्यों का जो अंतर होता है, राइट, व्यापार संतुलन के प्रकारों की बात करें। इस बच्चों व्यापार संतुलन की अगर प्रकार की बात करें तो यस, एक संतुलित व्यापार संतुलन, दूसरा होता है असंतुलित या जिसे कहते हैं सरप्लस एंड डिफिसिट। ये जो व्यापार संतुलन होता है, इस तरह से दो, संतुलित व्यापार तथा असंतुलित यानी सरप्लस एंड डिफिसिट। तो इस प्रकार से दो प्रकार। किस देश की आयात निर्यात से अधिक है, यहां पर ध्यान से देखिए जो डेटा दिया हुआ है, राइट, ध्यान दीजिए यूएस डॉलर में दिया हुआ है। यहां देखिए भारत और ब्राजील का तुलनात्मक आप देख पा रहे हैं अध्ययन, निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन, राइट, 1910 से लेकर 12-13 तक आपको दिया हुआ है। यानी निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट और आयात का मतलब इंपोर्ट, राइट, ये भारत की बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या पूछा गया है प्रश्न, कि किस देश का आयात निर्यात से अधिक है, राइट। तो देखिए यहाँ पर भारत का ही देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए तो 1,78,751.4, राइट, यूएस डॉलर दिया हुआ है, राइट। ध्यान रखिए इसकी यूनिट आपको नहीं भूलना है, यस, 1,78,751.4 क्या, कौन सी इकाई है, तो ये है यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर में दिया हुआ है, राइट, ध्यान रखिए। अब आयात देखिए यानी इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट कितना है, 2,88,372.9 यूएस डॉलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्यात भारत का, यस, निर्यात देखिए, निर्यात की तुलना में भारत का आयात अधिक है, यानी भारत निर्यात कम करता है और आयात अधिक करता है। ब्राजील का जरा ध्यान से देखिए, यस, इसी तरह से प्रत्येक अगर वर्षों की बात करें, 9-10 को हम देख रहे थे, इसी तरह से यहाँ देखिए 2,51,136, यहाँ देखिए 3,69,000, यहाँ देखिए यस 3,00,000
देखिए 4,623, यहाँ पर 4,89,000, यानी आयात यहाँ भी ज़्यादा है। 2012-13 में देखिए 2,14,000, जिस 99.8, जबकि यहाँ पर 3,61,000, यानी प्रत्येक वर्ष देखिए भारत का जो आयात है वो निर्यात से अधिक है। जब ब्राज़ील का देखिए, ब्राज़ील का निर्यात 1,52,994.7 US डॉलर, और तथा आयात कितना है 1,27,647.3 US डॉलर, यानी ब्राज़ील का जो आयात है वो कम है, निर्यात अधिक है। ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न यहाँ यहीं पर है, किस देश का आयात निर्यात से अधिक है, तो उत्तर से है आपका भारत। भारत का जो आयात है वो निर्यात से अधिक है, राइट, ध्यान रखिए। तो इस तरह से बच्चों अब ध्यान से देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्राजील का व्यापार संतुलन कौन से प्रकार का है, राइट, ध्यान से देखिए। तो ब्राजील जो है, यस, तो ब्राजील का जो अगर हम बात करें संतुलन की, अगर व्यापार संतुलन की बात करें तो संतुलित व्यापार इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, यानी यस, इसे बैलेंस्ड ये कह सकते हैं, यानी संतुलित प्रकार का जो है यहाँ पर आपको व्यापार दिखाई दे रहा है। भारत का व्यापार संतुलन प्रकार से अगर देखा जाए, राइट, तो भारत का जो है इसे बोलेंगे डेफिसिट, यानी अनफेवरेबल, राइट, ध्यान रखिए। भारत का जो व्यापार का प्रकार है वो डेफिसिट यानी अनफेवरेबल। तो बच्चों ध्यान रखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों निर्यात अधिक होना चाहिए, राइट, निर्यात अधिक होना चाहिए और आयात कम होना चाहिए, जबकि भारत ऐसा भारत के साथ नहीं है। भारत में देखिए आयात अधिक है, निर्यात कम है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, यस। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान देना है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ब्राजील में मुख्यतः लौह अयस्क, कहवा, कोको, कपास, शक्कर, संतरे, केले इत्यादि की निर्यात की जाती है। ब्राजील यंत्र सामग्री, रासायनिक उत्पादों, उर्वरकों, गेहूं, वाहनों तथा खनिज तेल, रोगन इत्यादि ये आयात करता है, राइट। अगर इंपोर्ट की बात करें, यस, आपने देखा कि ब्राजील में क्या क्या निर्यात किया जाता है ब्राजील से, लौह अयस्क, कहवा, कोको, कपास, शक्कर, संतरा, केला, ये सब ब्राजील से निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। जबकि अगर आयात की बात करें, एक्सपोर्ट की बात, इंपोर्ट की बात करें, यानी ब्राजील क्या मंगाता है अपने यहाँ, तो यंत्र सामग्री, रासायनिक उत्पाद, उर्वरक, गेहूं, ये वाहनों तथा खनिज तेल, रोगन इत्यादि को इंपोर्ट करता है, मतलब मंगाता है। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरब एवं ब्राजील के व्यापार में प्रमुख भागीदार हैं, राइट, ध्यान रखिए। यस, यहाँ पर जरा ध्यान से आप देखिए बच्चों, अगर बात करें ब्राजील का व्यापार, आप देखिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है, यस, तो यहाँ पर प्रतिशत आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान दीजिए, भारत के व्यापार की बात करें, भारत का व्यापार देखिए दिया हुआ है यस रेड में, आप देखिए, और ब्राजील का जो दिया हुआ है वो ब्लू में, यस। यहाँ पर दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद में व्यापारों का उत्पाद जो है योगदान दिया हुआ है 1960 1970 से लेकर के राइट 2016 तक, ये सब देख सकते हैं, यस। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन का दर अगर आप देखिए ध्यान से, यस बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि ब्राजील जहाँ पर आप देखिए करीब 25%, ध्यान से देखिए, ब्राजील करीब 25%, यस, अधिकतम जो आपको दिखाई दे रहा है, जो डेटा उपलब्ध है, यस। और अगर भारत की बात करें, राइट, भारत को देखें तो अधिकतम आपको 40%, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद का जो प्रतिशत है अधिकतम, राइट, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो किस तरह से बढ़ता हुआ 1960 से 2016 तक का जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत मुख्यतः चाय, कहवा, मसाले, चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं, लौह अयस्क, कपास, रेशमी कपड़ा, आम इत्यादि निर्यात करता है। यानी भारत अपने यहाँ से क्या भेजता है, भारत एक्सपोर्ट क्या करता है,
चाय का, कहवा, मसाले, चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं, लौह अयस्क, कपास, रेशमी कपड़ा, आम इत्यादि। राइट, ध्यान रखिए बच्चों। और क्या आयात करता है भारत, क्या मंगाता है? पेट्रोल, यंत्र सामग्री, मोती, बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, कागज, दवाइयाँ, ये भारत आयात करता है यानी इंपोर्ट करता है। राइट, पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस भारत के व्यापार में प्रमुख भागीदार हैं। राइट, तो भारत का जो व्यापार है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस, यहाँ से अधिक होता है। चलिए ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। आइए बच्चों, भारत ब्राजील की अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से देखिए। ये आपके सामने स्क्रीन पर ब्रिक्स, BRICS लिखा हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप अब जरा ध्यान से देखिए क्या है। तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। राइट, तो ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का क्या मतलब है। इस समूह की स्थापना कब हुई? तो अगला प्रश्न है, इस समूह की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। पूछा जा सकता है ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। इस समूह के उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, ये इस समूह के उद्देश्य हैं आपसी सहयोग से आगे बढ़ना, यानी म्यूचुअल कोऑपरेशन से किस तरह से ये मिलजुल करके सभी देश आगे बढ़ सकते हैं, ये ब्रिक्स के उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। राइट, ध्यान रखिए। और इस पर प्रश्न आधारित ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप के देश इस समूह के सदस्य नहीं हैं? प्रश्न ध्यान से सुनिए। आप देखिए किसके सदस्य, किस महाद्वीप के देश इस समूह के सदस्य नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका का कोई देश नहीं है, यूरोप का कोई देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का कोई देश नहीं है। तो ध्यान रखिए महाद्वीपों के नाम, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ से कोई भी देश नहीं है ब्रिक्स में। अगला प्रश्न है, इस समूह के सदस्य देश किन किन महाद्वीपों में हैं? तो ध्यान रखिए, बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, इन महाद्वीपों से संबंधित ये देश हैं। राइट, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आयात निर्यात दिया हुआ है, 10 लाख US$ यानी मिलियन US$ में दिया हुआ है। कभी भी परीक्षा में अगर इस तरह से पूछा जाए, राइट, ध्यान रखिए, यहाँ पर बाईं ओर आप देख सकते हैं 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7, ये क्या है बच्चों? ध्यान रखिए, यही है मिलियन US$ में जो दिया हुआ है। राइट, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दिया है सन 2008 से 2008, 9, 10 से लेकर 2015 तक। राइट, अब ध्यान से मानचित्र का अध्ययन आपको अच्छी तरह करना है। ब्राजील की निर्यात, अगर ब्राजील के निर्यात की बात करें, ब्राजील का जो निर्यात है वो रेड से आपको दिखाई दे रहा है, और भारत का जो निर्यात है, भारत का निर्यात ब्लू से आपको दिखाई दे रहा है। राइट, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है किसी भी सन में पूछा जा सकता है। राइट, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे 2009 में पूछा जाए तो ये जो पॉइंट है इसके आधार पर आपको बताना है। राइट, 2011 का पूछता है, राइट, तो इसके आधार पर आपको बताना है। पॉइंटर को ध्यान दीजिए, इसके आधार पर। तो इस तरह से बच्चों आप प्रश्न का उत्तर सही लिखेंगे, और यूनिट आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर इकाई, किस इकाई में आपको लिखना है, जैसे तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। भारतीय कंपनियों ने ब्राजील में बड़े पैमाने पर निवेश कर अनेक औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की है। भारतीय कंपनियों ने ब्राजील में सूचना प्रौद्योगिकी, दवाई उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, खनन अभियांत्रिकी और वाहन क्षेत्रों में निवेश किया है। इसकी तुलना में ब्राजील द्वारा भारत में किया गया निवेश कम है। राइट, तो भारतीय कंपनियों ने ब्राजील में सूचना प्रौद्योगिकी, दवाई उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, खनन अभियांत्रिकी और वाहन क्षेत्र में निवेश किया है। देखा आपने, जबकि इसकी तुलना में ब्राजील द्वारा भारत में किया गया निवेश कम है। ब्राजीलियन कंपनियों ने भारत में वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन कार्य, ऊर्जा, जूता उद्योग,
जैव ईंधन आदि क्षेत्रों में निवेश किया है। राइट, ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। पिछले 150 वर्षों से कहवा उत्पादन में ब्राजील का अग्रणी यानी अग्रगण्य स्थान बरकरार है, इसलिए इस प्रदेश को विश्व का कॉफी पॉट के नाम से जाना जाता है। राइट, ध्यान रखिए, ब्राजील कॉफी पॉट के नाम से मशहूर है। कहवा मूलतः इथियोपिया की वनस्पति है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्राजील के पारा राज्य में कहवा की खेती शुरू की थी। कहवा के खेतों को फाजेंडा कहा जाता था। इस कहवा के खेतों को फाजेंडास कहा जाता है। राइट, ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कर एक महत्वपूर्ण अंग होता है। देश में सभी स्थानों पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर केवल एक ही कर हो, इसके लिए भारत ने बिक्री एवं मूल्य वर्धित करों के स्थान पर वस्तु एवं सेवा प्रणाली यानी जीएसटी को 2017 से लागू किया। ब्राजील ने यह कर प्रणाली 1984 से ही कार्यान्वित कर दी थी। भारत की तरह ब्राजील में भी वस्तु व सेवा कर प्रणाली जीएसटी बहुस्तरीय है। राइट, तो इस तरह से भारत भी विकासशील देश है और ब्राजील भी विकासशील देश है। तो चलिए, भारत और ब्राजील दोनों ही जगह जीएसटी कार्यरत है। आइए आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अभ्यास कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए, कथन सत्य है या असत्य है। अगर कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना। ब्राजील यंत्र सामग्री, रासायनिक उत्पादों, उर्वरकों, गेहूं, वाहनों, खनिज तेल, रोगन इत्यादि आयात करता है। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए अगला कथन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में धातु निर्माण उद्योग स्थित है। याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? भारतीय प्रायद्वीप के यानी इंडियन पेनिनसुलर की हम बात कर रहे हैं, उसके पश्चिमोत्तर भाग में धातु निर्माण उद्योग स्थित है। क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा, इस पर चर्चा हमने की थी। ये कथन असत्य है, तो इसे सत्य करके लिखना है। ये बच्चों, तो याद कीजिए बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग की, वही जो इंडियन पेनिनसुला की हम बात करें, इसके पश्चिमोत्तर यानी जो है इस क्षेत्र के, यानी यहाँ की बात कही जा रही है। राइट, तो क्या ये कथन सत्य है? तो मुझे लगता है आपको याद आ गया है ये कथन असत्य है। तो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तरी भाग में, ये बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी, आपको याद होगा, ये जो क्षेत्र है इसकी हमने बात की थी। तो इस क्षेत्र में पूर्वोत्तरी भाग में धातु निर्माण उद्योग स्थित है। यस, तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना। तो चलिए बच्चों, एक और देख लेते हैं कथन, ध्यान से देखिए। गुजरात, राजस्थान और तमिल राज्यों में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। इस बच्चों याद कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। यस, तो मुझे लगता है कि आपको याद आ गया है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। यस, यानी अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों खूब परिश्रम से पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।